मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर बात करें तो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे HCl में कौन सा अतिव्यापन है, नाइट्रोजन में कौन सा अतिव्यापन है, नाइट्रोजन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अतिव्यापन से आता है। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे कि किसमें कौन सा अतिव्यापन होता है और अतिव्यापन है क्या, ओवरलैपिंग है क्या। लेकिन ओवरलैपिंग को डिस्कस करने से पहले हमने जो कल संकरण हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे करने के लिए। पहले उनका सॉल्यूशन देख ले, फिर हम चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की ओर, ओवरलैपिंग की ओर, अतिव्यापन की ओर। तो पहले चलते हैं संकरण के क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था PO4-3 में P का संकरण, PO4-3 में P का संकरण। तो P के साथ कितने O जुड़े हैं? 4। तो P के साथ आपने 4 O जोड़ लिए, 1 O, 2 O, 3 O, 4 O। तो P के साथ 4 O जुड़ गए। माइनस कितने हैं? माइनस है 3। तो -1, -2, -3, तो माइनस के हो गए 3। अब जिस O पे माइनस नहीं आया उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दें। अब केंद्रीय परमाणु देखें, फास्फोरस है, तो फास्फोरस जो है वो 15 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 15। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तो 2 8 10, बचे कितने? 5। तो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया। तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो लोन पेयर कोई बचा नहीं। अब सिग्मा बॉन्ड गिन ले कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 पाई है। तो कितने सिग्मा आ गए? 4 सिग्मा, सिग्मा 4 आ गए। तो संकरण sp3, लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp3 आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं SO4-2 में। तो इसको अगर आपने सोल्व किया है तो इसका संकरण भी आपके पास sp3 ही आएगा। तो वो सोल्व करके आपने देखा है तो sp3 आएगा। जिनको सोल्व करना नहीं आता है वो पिछला वीडियो देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप पिछला वीडियो देखें तो आपको इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, अब आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो SO4-2 का संकरण sp3, फिर आपको दिया गया था NH3 अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण sp3। उसके बाद IF5, IF5 में I का संकरण sp3d2, IF5 में I का संकरण sp3d2। फिर IF7, IF7 में I का संकरण sp3d3, सोल्व करेंगे तो sp3d3 बन जाएगा। फिर आएगा XEF4, तो XEF4 में Xe का संकरण sp3d2। उसके बाद आपको दिया गया था PCl3, PCl3 में P का संकरण sp3। फिर आपको दिया गया था PCl5, तो PCl5 में P का संकरण sp3d। तो ये संकरण के एग्जाम्पल थे जो आपको दिए गए थे। एक दिया गया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कार्बन का संकरण, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एल्डिहाइड था CHO समूह, CHO समूह। तो कार्बन के बाह्य कोश में हमने पढ़े थे कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए। CHO समूह एल्डिहाइड समूह होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में चले गए। तो अब बॉन्ड आप लोन पेयर कोई बचा नहीं, सिग्मा बॉन्ड गिन ले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और चौथा पाई है। तो पाई बॉन्ड कंसिडर करने नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो कार्बन का संकरण sp2 आएगा। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। तो इस प्रकार संकरण को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यदि आपको संकरण
नहीं समझ आया है तो आप पिछला वीडियो देखें, तो वहाँ आपको एक एक चीज़ संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की क्लियर करवाई गई है। अब मैं चलता हूँ ओवरलैपिंग की ओर, अतिव्यापन की ओर, जो हमारा आज का टॉपिक है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन है क्या, ओवरलैपिंग है क्या? दो परमाणुओं के कक्षक जब एक दूसरे के समीप आते हैं, दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षक जब एक दूसरे के समीप आते हैं, ऑर्बिटल जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जैसे ये मान लो एक परमाणु का एस कक्षक है, एस कक्षक क्या करती, गोल होती है। ये दूसरे परमाणु का एस कक्षक है। अभी इनके बीच कोई भी बंध नहीं है, क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है, दूर दूर हैं, तो इनके बीच कोई भी बंध नहीं है। और ये परमाणु जो है अस्थायी होते हैं। ये लिस्ट स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब क्या होगा, ये एक दूसरे की ओर गति करेंगे, तो ये इसकी ओर मूव करेगा, ये इसकी ओर मूव करेगा, तो इसका कुछ ना कुछ भाग आपस में संयोग कर जाएगा। तो इनका कुछ ना कुछ भाग आपस में संयोग कर गया, जैसे ये यहाँ से जुड़ गए, इनका कुछ पार्ट आपस में कंबाइन हो जाता है। इसी प्रोसेस को ही हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। परमाणु कक्षक का एक दूसरे से जुड़ना ओवरलैपिंग अतिव्यापन कहलाता है। और अतिव्यापन जो होता है वो आंशिक होता है। आंशिक मतलब सारे पूरा परमाणु कक्षक एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं होता। जैसे मतलब क्या, देखो ये एक परमाणु कक्षक है एस वाला। पूर्ण किसको बोलते हैं, जब दूसरा परमाणु कक्षक बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाता यूं, तो ये होता पूर्ण अतिव्यापन। क्लियर? तो अतिव्यापन पूर्ण नहीं होता, आंशिक होता है, यानी दो परमाणु कक्षकों का थोड़ा बहुत भाग ही आपस में अतिव्यापन करता है। तो ओवरलैपिंग जो होती है वो पार्शल होती है, फुली ओवरलैपिंग नहीं होती, पार्शल ओवरलैपिंग होती है। और परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। परमाणु अस्थायी था, परमाणु से ये अणु बन गया, अब ये मॉलिक्यूल बन गया। और अणु जो होता है वो स्थायी होता है। जो अस्थायी होता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। जो स्थायी होता है उसके पास एनर्जी कम होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिव्यापन से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है, वृद्धि होती है, ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, वो आपसे पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें, परमाणु अस्थायी था तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा थी। अतिव्यापन से अणु बना, अणु जो होता है वो स्थायी होता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, अर्थात अतिव्यापन से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। तो मान लो इसकी ऊर्जा 100 कैलोरी थी, यहाँ 100 कैलोरी ऊर्जा थी, यहाँ रहेगी 60 कैलोरी। कितनी रहेगी? 60 कैलोरी। तो लॉस कितने का हुआ? 40 कैलोरी का लॉस हुआ, 40 कैलोरी निकल गई। वो जो ऊर्जा निकली है उसी ऊर्जा को हम बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी ये जो बॉन्ड बना है तो उससे ऊर्जा निकली है, वो निकलने वाली ऊर्जा जो है बंद ऊर्जा कहलाती है। तो जब अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो परमाणु कक्षक एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो जब ये जुड़ते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही हम बंद ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ परमाणुओं की ऊर्जा 100 कैलोरी थी, यहाँ अणु बना ऊर्जा रहेगी 60 कैलोरी, तो कितनी रिलीज हो गई, कितनी निकल गई? 40 कैलोरी। वो 40 कैलोरी जो निकली है वही बंद ऊर्जा है। क्लियर? तो अतिव्यापन से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। अतिव्यापन के कारण सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण उत्पन्न होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिव्यापन सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों का कारण है। डायरेक्शनल जो करैक्टर हैं वो उसका कारण आपसे पूछता है। तो सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों का कारण जो है वो अतिव्यापन है। सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों का कारण अतिव्यापन है। इसके अलावा अतिव्यापन के कारण तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। और संकरण में हमने पढ़ा था कि सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, खाली भी, अर्ध भरे भी और पूर्ण भरे भी। लेकिन अतिव्यापन में केवल और केवल अर्ध भरे कक्षक भाग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि अतिव्यापन में किस प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं? अर्ध भरे कक्षक। क्लियर? ना तो अतिव्यापन में खाली कक्षक भाग लेगा, ना ही पूर्ण भरा भाग लेगा। जो हाफ फिल्ड है, अर्ध भरा है, वो अतिव्यापन में भाग लेगा। अब बात करें हम अतिव्यापन की, तो अतिव्यापन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार अतिव्यापन के बताए गए हैं। एस अतिव्यापन,
इसमें क्या होगा, एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु का भी s कक्षक आपस में जुड़ेंगे। दूसरा आएगा sp अतिव्यापन, तो इसमें क्या होगा, एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक से जुड़ेगा। sp है तो एक परमाणु का s दूसरे परमाणु के p से जुड़ेगा। और तीसरा आएगा pp अतिव्यापन, pp ओवरलैपिंग, तो इसमें दोनों परमाणु के p कक्षक आपस में जुड़ेंगे। तो ss में क्या होगा, दोनों परमाणुओं के s कक्षक जुड़ेंगे। sp में क्या होगा, एक परमाणु का s दूसरे परमाणु के p से जुड़ेगा। pp में क्या होगा, दोनों परमाणुओं के p कक्षक जुड़ेंगे। अब pp ओवरलैपिंग जो होती है, pp अतिव्यापन जो होता है वो फिर दो प्रकार का होता है। एक अक्षीय एक्सियल, pp एक्सियल ओवरलैपिंग, अक्षीय ओवरलैपिंग, और दूसरी pp पार्श्वीय लेटरल ओवरलैपिंग, pp पार्श्वीय लेटरल ओवरलैपिंग। तो ss अतिव्यापन, sp अतिव्यापन, pp अतिव्यापन। ss अतिव्यापन में क्या होगा, दोनों परमाणुओं के s कक्षक, जैसे ये दिखाया हुआ है। sp में क्या होगा, एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक से जुड़ेगा, तो ये sp ओवरलैपिंग है। p की जो शेप होती है वो डंबल जैसी होती है, तो s गोल है, p डंबल है, तो sp अतिव्यापन में एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के p कक्षक से जुड़ेगा। फिर आता है pp अतिव्यापन। pp दो प्रकार के, अक्षीय और पार्श्वीय है। इसमें देख ले क्या डिफरेंस है अक्षीय और पार्श्वीय में। अक्षीय क्या होगा, जैसे ये एक परमाणु का p कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का p कक्षक है। इस प्रकार की अगर ओवरलैपिंग हुई है तो वो अक्षीय एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। अभी क्लियर कर दूंगा आपको। पार्श्वीय में क्या होगा, ये एक परमाणु का p कक्षक है, ये दूसरे परमाणु का p कक्षक अगर इस प्रकार से ओवरलैपिंग करता है तो ये लेटरल ओवरलैपिंग होती है, पार्श्वीय ओवरलैपिंग होती है। अब डेफिनेशन देखें अक्षीय और पार्श्वीय की तो क्लियर हो जाएगा। ये p कक्षक का नाभिक है, ये भी p कक्षक का नाभिक है, न्यूक्लियस है ये p कक्षक के, p ऑर्बिटल के सेंटर पॉइंट आ गया। अब दोनों नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष, दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस ये होती है नाभिकीय अक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस। अब आप देखें अतिव्यापन जो है वो नाभिकीय अक्ष के ऊपर हो रहा है। ये नाभिकीय अक्ष निकली यहाँ से, दोनों परमाणुओं, दोनों कक्षकों के जो नाभिकों को मिला रही है वो नाभिकीय अक्ष है, और अतिव्यापन नाभिकीय अक्ष पर ही हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम अक्षीय। अक्षीय यानी एक्सियल, अक्ष के ऊपर ही, एक्सिस के ऊपर ही अतिव्यापन होगा। जैसे ये हुआ है, ये पार्ट जो है वो अक्ष के ऊपर ही है, अतिव्यापन अक्ष के ऊपर हुआ है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये एक परमाणु का नाभिक, एक कक्षक का नाभिक, ये दूसरे कक्षक का नाभिक, दोनों नाभिकों को मिलाने वाली रेखा नाभिकीय अक्ष कहलाती है, तो ये नाभिकीय अक्ष होगी। अब अगर आप ओवरलैपिंग देखें तो नाभिकीय अक्ष के लंबवत है, उससे 90 डिग्री पर है, तो नाभिकीय अक्ष के लंबवत है यानी पार्श्व में है, पार्श्व यानी साइड में, नाभिकीय अक्ष के ऊपर नहीं होकर पार्श्व में, पार्श्व यानी साइड में है, तो उसे हम बोलते हैं लेटरल पार्श्वीय ओवरलैपिंग। क्लियर। तो अगर अतिव्यापन ओवरलैपिंग नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही है तो अक्षीय, और लंबवत है तो पार्श्वीय। एस एस अतिव्यापन से, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, एस एस अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस पी अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी पी अक्षीय अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई बॉन्ड का निर्माण किस अतिव्यापन से होता है, तो पाई बॉन्ड का निर्माण पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है। अब याद रखने का तरीका बता देता हूँ। पार्श्वीय, पार्श्वीय से पाई बॉन्ड बनेगा, पार्श्वीय पाई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पार्श्वीय से पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसमें भी स्टार्टिंग पा से है, इसमें भी स्टार्टिंग पा से है, तो पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब पीपी अतिव्यापन हमने पढ़ा दो प्रकार का होता है, अक्षीय और पार्श्वीय। पार्श्वीय से पाई बॉन्ड बनता है, अक्षीय से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि पाई बॉन्ड का निर्माण होने से पहले, पाई बॉन्ड बनने से पहले
पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एमओटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पाई बॉन्ड पहले बन जाएगा, वो अपवाद है एक दो, वो एमओटी करेंगे हम अगला टॉपिक, तब आपको क्लियर कर दूंगा। तो लेकिन अतिव्यापन में जब ओवरलैपिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तब पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना था? पी पी पार्श्वीय से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी पी पार्श्वीय अतिव्यापन से पहले हमेशा पी पी अक्षीय अतिव्यापन होगा। यानी अगर पी पी अतिव्यापन आ रहा है तो पहले पी पी अक्षीय आएगा, फिर अगर फिर पी पी अतिव्यापन हुआ है तो वो पी पी पार्श्वीय होगा। अभी एग्जाम्पल उठाएंगे हम लोग तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पाई बॉन्ड बनने से पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो या तो ये आएगा पाई बॉन्ड का निर्माण किस अतिव्यापन से होता है, या अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं, सहसूचक बंध में दिशात्मक गुण का कारण है तो अतिव्यापन है, अतिव्यापन से तंत्र की ऊर्जा में कमी आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट होंगे, या फिर आपको कोई अणु दे देगा और उसमें पूछेगा किस प्रकार का अतिव्यापन है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, सबसे सिंपल से अपने स्टार्ट करते हैं H2 से। H2 में पाया जाने वाला अतिव्यापन है, तो ऑप्शन आपके पास यही है, चार ऑप्शन, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अक्षीय और PP पार्श्वीय अतिव्यापन, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अब H2 बना है किससे? H प्लस H से, H प्लस H से। H कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे, एक नंबर पे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लिखना आना चाहिए आपको। तो H एक नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब आप देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है तो S में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, S में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है। क्लियर? ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा, ये हाफ फील्ड है, तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर जाएंगे। तो किस प्रकार का अतिव्यापन आएगा? एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आराम से अतिव्यापन छान सकते हैं। जैसे यहाँ एस हाफ फील्ड है, यहाँ भी एस हाफ फील्ड है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो एस एस अतिव्यापन बनेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने उठाया HCl, HCl। अब H कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। Cl कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। H आता है एक नंबर पे, Cl आता है 17 नंबर पे। एक नंबर पे आता है तो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1 1s1। तो इसके S में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। Cl आता है 17 पे आता है तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में कितने? 7, तीसरे में 7। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब तीसरे में 7 कैसे भरेंगे? पहले S में भरेंगे, तीसरे S में, तीसरा कोश आ गया, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो तीसरे में भरेंगे तो 3S में पहले 2 भरेंगे, फिर 3P में 5 भरेंगे। पहले 3S में कितने भरे? 2, फिर 3P में कितने भरे? 5। क्लियर? तो ये हुआ 3s2 3p5, 3s2 3p5। अब आप देखें S तो पूरा भरा हुआ है और P में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब P में कक्षक कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने भरने? 5। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए P में। जब 5 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए S में, अब यहाँ P में 5 कैसे भरे? फिर देख लें, ये P हो गया, 3 कक्षक होते हैं P में, पहले में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन, फिर पहले में दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गए। 1 2 3 4 5। अब आप देखें जो हाफ फील्ड है वो अतिव्यापन में भाग लेगा, जो अर्ध भरा है वो अतिव्यापन में भाग लेगा। तो इसका ये वाला S अर्ध भरा है और इसका ये वाला P अर्ध भरा है, तो H का तो S अर्ध भरा है
और Cl का P अर्ध भरा है तो S जुड़ेगा P से, तो अतिव्यापन आएगा SP अतिव्यापन। क्लियर। तो HCl में SP अतिव्यापन है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि अतिव्यापन कैसे सोल्व करना है। अब देखें हम Cl2 में, Cl2 में अभी हमने बात की कि Cl के P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl2 कैसे बनेगा, ये Cl, ये दूसरा Cl। बाह्य कोश के P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो P में 5 है, तो P में 5 दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 5। इसके भी आप P में 5 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके भी P में 5 है, इसके भी P में 5 है। अब इसका ये वाला P अर्ध भरा है, इसका ये वाला P अर्ध भरा है, तो यहाँ PP ओवरलैपिंग होगी, PP ओवरलैपिंग। और क्योंकि पहली PP ओवरलैपिंग है, एक ही PP ओवरलैपिंग है, तो वो PP अक्षीय ओवरलैपिंग होगी। तो Cl2 में अतिव्यापन है PP अक्षीय, PP एक्सियल। अब बात करें हम O2 की और N2 की, O2 की और N2 की बात करें तो O2 देखें, O2 पहले O2 देखें, O2 बना है O प्लस O से, O प्लस O से। अब O कितने नंबर पे आता है, 8 पे, 8 पे आता है, तो पहले कोश में 2, दूसरे में 6, 8 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में 2, दूसरे में 6। अब दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 कैसे भरेंगे, दूसरे के S में 2 और P में 4। सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले S में भरे जाते हैं, दूसरे के S में 2 और P में 4। तो इसके P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो P के 4 लिख लें। कैसे भरेंगे P के 4, 1 2 3 4। इसके भी P में 4, 1 2 3 4, दोनों के P में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब P4 हो गया। अब देखें आप, ये अर्ध भरा है, क्योंकि अतिव्यापन में अर्ध भरा कक्षक ही भाग लेगा, तो ये वाला भाग नहीं लेगा। ये अर्ध भरा है, ये भी अर्ध भरा है, तो ये अतिव्यापन करेंगे, इन दोनों में अतिव्यापन होगा। क्लियर। क्योंकि ये भी अर्ध भरा है, ये भी अर्ध भरा है, तो इन दोनों में अतिव्यापन होगा। और फिर अगला कक्षक देखें तो ये भी अर्ध भरा है और ये भी अर्ध भरा है, तो इन दोनों में भी अतिव्यापन होगा। अब पहला जो अतिव्यापन हुआ है वो PP अक्षीय है, PP अक्षीय यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और फिर दूसरा जो अतिव्यापन हुआ है वो PP पार्श्वीय है, यानी फिर पाई बॉन्ड बनेगा। यानी O2 में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी एक PP अक्षीय और एक PP पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। क्लियर। अब चले N2 की ओर। N2 बने कैसे, N प्लस N से, N प्लस N से। अब N कितने नंबर पे आता है, 7 पे, तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 5। अब दूसरे में 5 है, तो कैसे भरेंगे, दूसरे के S में 2, P में 3, दूसरे के S में 2 और P में 3, तो 5 पूरे हो गए। अब P में कितने हैं, 3 है, तो P में 3 है, तो 3 कैसे भरेंगे, 1 2 3। इसके भी P में 3, तो 1 2 3, तो दूसरे के P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। अब आप देखें तो ये अतिव्यापन में भाग लेगा, ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा, तो इन दोनों के बीच अतिव्यापन हो गया। तो पहला अतिव्यापन PP अक्षीय है, तो ये PP अक्षीय। क्लियर। अब दूसरे अतिव्यापन पे देखें, अब ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा और ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा, तो ये सेकंड आएगा PP पार्श्वीय। पहला PP अक्षीय होगा, बाकी PP पार्श्वीय होंगे, तो ये PP पार्श्वीय, PP पार्श्वीय। अब तीसरे पे आए तो ये भी अर्ध भरा है और ये भी अर्ध भरा है, ये भी भाग लेंगे, तो ये भी PP पार्श्वीय। तो N2 में एक PP अक्षीय अतिव्यापन है और 2 PP पार्श्वीय अतिव्यापन है, यानी एक PP एक्सियल और 2 PP लेटरल। तो N2 में अतिव्यापन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में,
पुराने सालों के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। N2 में अतिव्यापन है तो एक PP अक्षीय और 2 PP पार्श्वीय है, यानी N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, यानी एक PP अक्षीय और 2 PP पार्श्वीय अतिव्यापन N2 के अंदर हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक अतिव्यापन। तो यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उन्हें आप सोल्व करके देखें और फिर कल हम अगला टॉपिक करने से पहले अतिव्यापन डिस्कस करेंगे। F2 में अतिव्यापन सोल्व करना है आपने। F2 में HBr में अतिव्यापन बताना है। HBr S2 में अतिव्यापन बताना है। HI में अतिव्यापन बताना है। तो ये ओवरलैपिंग आपने कल सोल्व करनी है। तो संकरण आगे MOT डिस्कस करने से पहले अगला टॉपिक मैं MOT उठाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो आणविक कक्षक सिद्धांत डिस्कस करने से पहले F2, HBr, S2 और HI का अतिव्यापन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।